दोस्तों, न्यूज़ बीन का घूमता हुआ दर्पण पहुंचा इजिप्ट की राजधानी कायरो। दोस्तों, आपने पिरामिड को बाहर से तो देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पिरामिड के अंदर लेके चलेंगे और उनमें होने वाली अजीब घटनाओं से रूबरू कराएंगे। बताएंगे उन चंद लोगों के बारे में जो हर साल किसी खास पिरामिड के गुप्त अंधेरे गर्भगृह में रात गुजारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने जाते। आपको दर्शन कराएंगे स्वर्ग की चाबी के। एक ऐसा पासवर्ड दिखाएंगे जिसके बगैर आत्मा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। तो आइए अपना सफर शुरू करते हैं उस स्थान से जहां ये सब आरंभ हुआ। हम दाखिल हुए हैं नील नदी के पश्चिमी भाग में स्थित सक्करा पिरामिड के परिसर में। ये सीधे हाथ पे जो मकान आप देख रहे हैं, ये एक फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता का है, जिसने अपने जीवन के 20 साल इन खंडहरों में इतिहास ढूंढने और उसकी कड़ियों को जोड़ने में लगा दिए। सक्करा परिसर में मिस्री सभ्यता के तीसरे राजवंश की कब्रें हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है ये सीढ़ीदार पिरामिड, जिसको दुनिया का पहला पिरामिड भी कहा जाता है। ईसा से 2700 वर्ष पूर्व इस पिरामिड की परिकल्पना राजा जोसर के शाही वास्तुकार इमहोतब ने की। इमहोतब ने 2 महान कार्य किए, एक पिरामिड का निर्माण और दूसरा निर्माण में पत्थर के कॉलम का इस्तेमाल। हमारा गाइड बता रहा है कि ये सक्कारा परिसर का मुख्य द्वार है और इसकी दीवार इस कब्रिस्तान को चारों तरफ से घेरती थी। आइए चलें। ये जो कक्ष आप देख रहे हैं, इसमें इमहोतब ने पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर खंबे बनाने का सफल प्रयोग किया। अंदर आते समय जो खंबों के बीच में छोटे छोटे दर दिखाई देते हैं, उनमें मिस्री सभ्यता से जुड़े देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थीं। और जिस चबूतरे पर मैं बैठा हूं, उस पर देवता ओसिरिस विराजमान होता था। ओसिरिस जो पाताल लोक और मृत्यु का देवता कहलाता था। और मेरे सामने चबूतरे पर देवी आइसिस, जो पुनर्जन्म, उपचार और प्रजनन की देवी मानी जाती थी, उसकी मूर्ति होती थी। इसी गलियारे से गुजारकर फिरौन जोसर को पिरामिड में दफन करने के लिए ले जाया गया। पिरामिड के सामने जो दालान आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजा को पुजारियों की उपस्थिति में अपना शारीरिक इम्तिहान देकर यह साबित करना पड़ता था कि वो शासन के योग्य है। जोसर का पिरामिड पहले ये चूने पत्थर का एक चबूतरा था, फिर इसमें चरणबद्ध तरीके से 5 चबूतरे और बनाकर उसको एक पर्वत का आकार दिया। इमहोतब को ये डर था कि कहीं ये पिरामिड हवा के दबाव में गिर न पड़े, इसलिए उसने हर सीढ़ी को थोड़ा तिरछा बनाया ताकि रेगिस्तान की तेज हवा को काटा जा सके। इसको आप ऊपर से देख सकते हैं। फिरौन जोसर या राजा जोसर की मौत के 150 साल बाद राजा कूफू ने सबसे महान पिरामिड का निर्माण गीसा या गीजा नाम के स्थान पर शुरू किया। आइए यहां से आपको गीजा के ग्रेट पिरामिड के भी झलक दिखाते हैं। और दोस्तों, ये जो मिट्टी का ढेर आप देख रहे हैं, ये राजा ओनेस का पिरामिड है। लोग कहते हैं पिरामिड कभी गिरते नहीं, लेकिन ये देखिए, ईसा से 2500 साल पहले बना पिरामिड अब मिट्टी के ढेर में बदल चुका है। और ये है वो सुरंग जो पिरामिड के लुटेरों ने खजाना लूटने के लिए यहां बनाई। दोस्तों, सक्कारा के कब्रिस्तान से अब हम निकलकर जाएंगे मेम्फिस। मेम्फिस 3री से 6ठी मिस्री राजवंश या डायनेस्टी के राजाओं की कैपिटल रही थी। तो चलिए चलते हैं मेम्फिस की तरफ। दोस्तों, हम पहुंच गए मेम्फिस, जो नील नदी के पूर्व में बसा है। नील नदी के पूर्वी भाग को जिंदगी का शहर और
पश्चिमी भाग को मौत का शहर कहा जाता था। इसीलिए सारे महल पूर्वी भाग में बनते थे और पश्चिम में पिरामिड या कब्रिस्तान। किसी राजा की मृत्यु के बाद उसकी लाश को नील नदी के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग ले जाकर उसकी कब्र या पिरामिड में दफन कर दिया जाता था। नील नदी को एक अद्भुत नदी भी कहा जा सकता है और ये दुनिया की अकेली ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। जैसा कि आप जानते हैं, पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, इसलिए दुनिया की सारी नदियां उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं। सिर्फ एक नील नदी ऐसी है जो उल्टी बहती है और वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। आप ये मेम्फिस की गली में घूम रहे हैं और ये जो आपको अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये उस वक्त की बिल्डिंगें या इमारतें हैं। आइए घूमते हैं। और ये है रैमसेस द सेकंड या रैमसेस द्वितीय की मूर्ति। रैमसेस द्वितीय मिस्री सभ्यता का सबसे मशहूर फिरौन माना जाता है। ये नाम याद रखिएगा, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। रैमसेस द्वितीय का दरबार, ये जो चबूतरे बने हुए हैं उस समय के सम्मानित और प्रतिष्ठित लोगों और मंत्रियों के बैठने के लिए दरबार में दोनों तरफ लगाए जाते थे। ये जो चबूतरों और मूर्तियों के चारों तरफ आपको कलाकृतियां पत्थर में खोद के बनी हुई दिखाई देती हैं, जहां पे कोई बत्तख या कुत्ता या बिल्ली को पत्थर में खोद के बनाया होता है। दरअसल ये हेरोग्राफिक्स या पुरानी इजिप्शियन लिपि है। ये जो आप एक सिलेंड्रिकल शेप देख रहे हैं, इसको मिस्री जबान में कारतूश कहते हैं। कारतूश के अंदर सिर्फ किसी राजा या रानी का नाम ही लिखा जा सकता था। बाकी जैसा आप देख रहे हैं, पूरा जो स्क्रिप्ट या कहानी लिखी है वो कारतूश से बाहर है और ये बता रहा है कि ये फला राजा और ये उसकी रानी, और इसके साथ ये सब देख रहे हैं, ये सारा उनकी हैंड राइटिंग या लिखने की लिपि है। इसमें पूरी उन्होंने इस राजा और रानी के बारे में एक कहानी लिखी है। यहाँ भी आप दो कारतूस देख सकते हैं, इधर भी देखिए, ये दो कारतूस हैं, राजा और रानी के नाम हैं। अब हम मेम्फिस के संग्रहालय में आए हैं और यहाँ पे ये रामसेस द्वितीय की एक विशालकाय मूर्ति है। रामसेस द्वितीय की मूर्ति में आप देख सकते हैं कि उसने अपना बायां पांव आगे बढ़ाया है। फौजी जब मार्च करता है तो वो हमेशा अपना बायां पैर पहले आगे बढ़ाता है। ये रामसेस द्वितीय के हाथ में गोल चीज आप देख रहे हैं, राजा की शाही मोहर है जिसको वो हमेशा अपने साथ रखते थे। रामसेस द्वितीय के क्राउन या ताज में आप सांप की आकृति जो देख रहे हैं, ये मादा सांप या नागिन की आकृति को उभारा गया है। ये माना जाता था नागिन ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ताज में नागिन को उभारा जाता था। ये नागिन इस राजा की रक्षा करेगी। इस मूर्ति का बायां साइड बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और दायां साइड
बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व है। इसका कारण यह है कि ये मूर्ति किसी बाढ़ में डूब गई और गिर पड़ी और सैकड़ों सालों तक वो अपनी बाईं तरफ से मूर्ति जमीन में धंसी रही। काफी वर्षों बाद जब उसको खोद के निकाला गया तो उसका बायां हाथ और बायां साइड काफी डैमेज था। मिस्री सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बादशाह रामसेस द्वितीय ही वो फिरौन है जिसका जिक्र बाइबल और तौरा और कुरान में आता है। ये वही फिरौन है जिसके दौर में नबी मूसा यहूदियों के 12 कबीलों को लेके मिस्र से फिलिस्तीन की तरफ निकले, जिनका पीछा इस फिरौन ने किया। नबी मूसा के कहने से समुंदर फट गया और यहूदियों के 12 कबीले उस समंदर को पार कर गए। जब रामसेस द्वितीय ने उन लोगों को समुंदर पार करते हुए देखा तो रामसेस द्वितीय ने भी अपना घोड़ा समुंदर में उतार दिया। नबी मूसा और 12 कबीले समंदर पार कर चुके थे। नबी मूसा ने हुक्म दिया और समंदर का पानी आपस में मिल गया। रामसेस द्वितीय उस सैलाब में डूबकर मर गया। इतिहास में मिलता है रामसेस द्वितीय बहुत ज्यादा ताकतवर और गुस्सैल बादशाह था, लेकिन रामसेस द्वितीय के चेहरे पर जो मुस्कान उकेरी गई है, इससे पहले और ना ही रामसेस द्वितीय के बाद किसी भी फिरौन के चेहरे पर उनकी मूर्तियों में ये मुस्कान नहीं दिखाई गई। इस मुस्कान के पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर शासक छुपा है जो 92 वर्ष की आयु तक जीवित रहा। दैत्यनुमा शख्स था जिसकी लंबाई 1.9 मीटर या 6.5 फुट थी। रामसेस द्वितीय के बारे में रोचक जानकारी देने के बाद अब हम निकलते हैं गीजा के पिरामिड की तरफ। तो चलिए हमारे साथ। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं दुनिया के महान पिरामिड कॉम्प्लेक्स में। ये आप जो देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे ऊंचा पिरामिड है। इसको मिस्री सभ्यता की चौथी राजशाही के फिरौन खूफू या राजा खूफू ने बनवाया था। जब ये बना उस समय इसकी हाइट 150 मीटर होती थी, जिसको बाद में बादशाहों ने पत्थर की कान के रूप में इस्तेमाल किया और इसमें काट काट के पत्थर ले जाते रहे और आसपास शहर बसाने के काम में इस्तेमाल किया। अब इसकी हाइट 140 मीटर है। करीब 10 मीटर चारों तरफ से इसके पत्थरों को खोद के निकाल दिया गया। ये पिरामिड 250 स्क्वायर मीटर पर बना है। इसमें जो ये आप दरवाजा देख रहे हैं, इसी दरवाजे से फिरौन की ममी और उसके साथ रखने वाले गुलाम, सोने चांदी के जेवरात, उन सबको इस दरवाजे से ले जाया जाता था और फिर इस दरवाजे के आगे पत्थर लगाकर उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता था। करीब 1000 साल पहले 2 मुस्लिम खलीफाओं ने पिरामिड्स को तोड़कर उसमें से खजाना हासिल करने की काफी कोशिश की। ये जो इसका दरवाजा है ये उत्तर की तरफ बनाया जाता था। मिस्री सभ्यता में ये माना जाता था कि रूह शरीर से निकलने के बाद उत्तर दिशा में उड़ जाती है और वो जब शरीर में प्रवेश करेगी तब भी वो उत्तर दिशा होगी। इसलिए तमाम पिरामिड्स के दरवाजे उत्तर दिशा में रखे जाते थे। पिरामिड में ये जो आप पत्थर देख रहे हैं 1.5 से 2.5 टन का है और ये मिट्टी पत्थर या सैंडस्टोन का है। सैंडस्टोन के पत्थर के ऊपर ग्रेनाइट के पत्थर की क्लैडिंग की जाती थी और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती थी। दिन के समय ये पिरामिड सूरज की तरह चमकता था और रात में गुलाबी हो जाता था चांद की रोशनी में। दोस्तों, अब जिसका इंतजार था हम आपको पिरामिड के अंदर लेके चलते हैं।
ये देखिए, ये एक बहुत ही पतला सा रास्ता है जिसमें लकड़ी की एक सीढ़ी बनाई गई है। ये करीब 2.5 फुट बाई 2.5 फुट का एक सुरंग है जिसमें आप कमर से झुक के अंदर घुसते हैं और जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको एक छोटा सा कॉरिडोर दिखाई देता है। ये इसका पहला तल है। जहां से हम एंटर हुए थे उससे ये करीब 200 फीट नीचे है। इस कॉरिडोर से गुजर के जब हम अंदर जाएंगे तो एक छोटा और हॉल दिखाई देगा हमें। ये एक और संकरा रास्ता है। इससे गुजर के हम एक और हॉल में पहुंचेंगे जहां पे बादशाह के शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे गुर्दा, दिमाग, किडनीज, इन सब को सिरेमिक के बर्तनों में भर के उसमें एक तरल पदार्थ डालकर रखा जाता था। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यही वो तावीज है जिस तावीज की मदद से बादशाह की आत्मा इस लोक से स्वर्ग लोक में प्रवेश करती थी। दोस्तों, अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और आखिर में आपको लेके चलेंगे मिस्र के बाजार में। मिस्र के बाजार दुनिया में बहुत मशहूर हैं और सबसे मशहूर बाजार है खान अल खलीली। तो आपसे मिलते हैं खान अल खलीली में। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मिस्र के सबसे पुराने बाजार जिसको खान अल खलीली कहा जाता है। इस बाजार के इतिहास को जानने के लिए इस शहर का इतिहास जानना भी जरूरी है। कायरा शहर को 900 ईस्वी में फातमी खलीफाओं ने बसाया। सबसे पहले इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया। शुरू में ये शहर एक बंद शहर विकसित हुआ जिसमें सिर्फ 2 महल होते थे जिसको पूर्वी महल और पश्चिमी महल कहा जाता था। इन दोनों महलों के बीच में जो एक कॉरिडोर या रास्ता था जो एक बहुत बड़े बाग के रूप में इस्तेमाल होता था। आगे चल के 1700 ईस्वी में ममलूक का एक बादशाह हुआ जिसका नाम था अल खलीली। उसने इस बाग को खत्म करके इसमें एक बाजार की शुरुआत की जो विकसित होते हुए काफी बड़ा और मशहूर हो गया। उस जमाने में ये दुनिया के बहुत ही बड़े बाजारों में इसका शुमार होता था और ये पूरी मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था को यहाँ से कंट्रोल करता था। यहाँ देखिए किस तरीके से छोटी छोटी गलियां हैं। आपको पुरानी दिल्ली की याद आएगी। इस बाजार के दाईं तरफ अगर हम चले जाएं तो ये मिस्र की सबसे मशहूर और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसको अल अजहर यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये दुनिया की अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 900 ईस्वी से आज तक लगातार चल रही है। खान अल खलीली में एक मशहूर कॉफी शॉप है जिसका नाम है नजीब महफूज कॉफी शॉप। अगर आप खान अल खलीली जाते हैं तो नजीब महफूज कॉफी शॉप जाना मत भूलिए। नजीब महफूज इजिप्शियन राइटर थे जिनको 1988 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया उनकी एक महान कृति के लिए, और उनके नाम से एक कॉफी शॉप है जिसे इंडिया की मशहूर ओबराय होटल की चेन मैनेज करती है। बहुत ही रोचक जगह है। यहाँ का म्यूजिक और यहाँ की कॉफी दुनिया भर में मशहूर है। अगर खान अल खलीली आपका आना हो तो नजीब महफूज कॉफी शॉप में जरूर आइएगा। दोस्तों, इसके साथ हमारा ये न्यूज बीन का घूमता दर्पण इजिप्ट का अपना टूर खत्म करता है। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए आप हमारा न्यूज बीन चैनल देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।